नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। आइजोम्स के इस स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुप्रिया भारद्वाज। देश का प्रधान चुनने का चुनाव है, सत्ता की नीति संभालने का संग्राम है। 2014 के चुनाव में किसके हाथों में होगी कमान, मोदी या राहुल? प्रतिनिधित्व के रूप में यही सवाल है। गुजरात के सरदार कमान संभालेंगे या कांग्रेस के युवराज होंगे 2014 के बाद राजनीति के मैदान में सर्वोपरि? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये चुनाव 2014 में ही होंगे या उससे पहले होने के भी आसार हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होंगे या फिर नरेंद्र मोदी ही होंगे? दोनों ही पार्टियां ये दांव खेलने से क्यों बच रही हैं? या फिर होगा मुलायम की भविष्यवाणी सच होगी कि कोई तीसरा मोर्चा भी आ रहा है? जी बिल्कुल, आने वाले आम चुनाव में कौन देश का बेहतर या आदर्श प्रधानमंत्री साबित होगा, या मोदी और राहुल के अलावा कोई तीसरा उम्मीदवार विचारने योग्य होगा? इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं हमारे सहयोगी अंकित मुटरेजा, नदीम अनवर, शिवांगी और रौनक राज से। अंकित, जो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लड़ाई दो चेहरों की लग रही है। एक तरफ कांग्रेस के युवराज, दूसरी तरफ गुजरात के सरदार नरेंद्र मोदी। लेकिन दोनों ही पार्टियां सीधे तौर पे दांव लगाने से बच रही हैं। बिल्कुल प्रकाश, दरअसल है क्या कि बीजेपी कहीं ना कहीं मोदी को लेकर थोड़ा असमंजस में है। कहते हैं कि अकबर रोड पे जो कांग्रेस का मुख्यालय है उससे मोदी को इतना खतरा नहीं है जितना कि अशोका रोड पे बीजेपी के मुख्यालय से है। अंदर जो बीजेपी में है कलह है, आपको भी मालूम है। राहुल गांधी को लेकर मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरा आकलन है, कि राहुल गांधी खुद भी इस बात को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं कि अभी तक राजनीति में खुद को वो इस तरीके से साबित नहीं कर पाए। राहुल गांधी जैसी आशंकाएं युवाओं को है, या जो भी कुछ हम उम्मीद उनसे रखते हैं, फिर भी ऐसा होता है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं जिनको लेकर, जैसे 16 दिसंबर के केस में भी आप ले लीजिए कि युवा कहते हैं कि इस देश का युवा यहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है। ऐसे बहुत से मुद्दे आते हैं लेकिन राहुल गांधी उन पर चुप रहते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी खुद पीएम पद को लेकर अभी अपने को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते, कुछ करके साबित करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही मालूम नहीं क्यों कि एक खेमा है जो उनको अभी प्रोजेक्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री का बयान इसमें कड़ी है। आप अपने अपने आकलन निकाल सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, ऐसी बात है क्या कि कई बार जब हमने गुजरात इलेक्शन में देखा, राहुल बहुत लेट गए गुजरात। कांग्रेस के लोग ये नहीं चाहते कि वो राहुल को हारता हुआ देखें, वो सेफ गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल, ये तो प्रतिष्ठा का सवाल है। राहुल गांधी जो है, कहीं ना कहीं आप कांग्रेस पार्टी को ले लीजिए, वो कहते हैं कि जो 14 में राहुल गांधी को हम आगे करके सत्ता में आएंगे, और मनमोहन सिंह के बयान को लेकर इतनी चर्चा नहीं होती जो प्रधानमंत्री है। लेकिन राहुल गांधी एक बयान देते तो उनके बयान को लेकर चर्चा होती है। और गुजरात विधानसभा चुनाव में 2 दिन पहले राहुल गांधी गए, आपने देखा, हमने देखा। राहुल गांधी का महत्व इतना ही है कांग्रेस पार्टी में या देश के लिए, तो गुजरात में 2 दिन पहले जाने का क्या मतलब बनता है? जी अंकित, आप सही कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से हटके अगर हम बीजेपी पे आए तो रौनक, बीजेपी में जो है कि हम उम्मीदवारी भी लेके चल रहे हैं मोदी की, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्हें आडवाणी के समर्थन में जाता है। तो आप इस विषय पर क्या कहेंगे, क्योंकि ये एक मत में अभी टिक नहीं रहे हैं? पूरा चीज देखने के बाद हर तरह से मोदी ही मोदी सुनाई दे रहा है, चाहे बीजेपी के अंदर से या बीजेपी के बाहर से। अभी बीजेपी के स्थापना दिवस पे विजय गोयल साहब बोल दिए कि आडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में उनको सफाई देनी पड़ी कि नहीं, आडवाणी जी और अटल जी चूंकि बीजेपी पार्टी के संस्थापक रहे हैं, तो हमने बोला कि उनके दिशा निर्देश में लड़ेंगे। हमने ये नहीं बोला कि उनको प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाएगा। मोदी की बातें क्यों हो रही है? क्योंकि मोदी का संसदीय बोर्ड में लाना, और दिल्ली में कहीं भी कुछ हो, जैसे बहुत सारे मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, बहुत सारे, लेकिन मोदी का विशेष तौर से अभिनंदन करना राजनाथ सिंह द्वारा। उसके बाद अभी आपको बता दें, राजस्थान में गए थे राजनाथ सिंह संकल्प यात्रा में, वहां मोदी 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 सारे लोग चिल्ला रहे थे, कार्यकर्ता से लोग लेके आम लोग तक। तो बीजेपी की कहीं ना कहीं मजबूरी है मोदी, क्योंकि 90s के दशक में अटल जी, आडवाणी जी की जो लोकप्रियता थी, अभी मोदी की वो लोकप्रियता है। तो बीजेपी को न चाहते हुए भी मोदी को लाना। इस पे ले लेते हैं कि राजनाथ जहां जाते हैं वहां मोदी की चर्चा होती है। कार्यकर्ताओं में लोग कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में मोदी के आने से बहुत जोश है। फिर कौन सी तकलीफ है जो बीजेपी सीधे तौर पे मोदी का नाम नहीं ले पा रही है? क्या दिक्कतें?
देखिए, तकलीफ तो एक जो नजर आ रही है वो है गठबंधन की। एनडीए में साफ तौर पे, जैसे कि जेडीयू से जो नीतीश है, उन्होंने साफ तौर पे जैसा बयान आया था उनका कि वो सेकुलर प्रधानमंत्री को दावेदार चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो एक इशारा कर रहे थे कि हाँ, मोदी सेकुलर नहीं है। और यही एक वजह है जो बीजेपी नरेंद्र मोदी पे दाव खेलने से कतरा रही है, उसे डर है अपने गठबंधन टूट जाने का, यही एक कारण है। अच्छा, एक कारण ये भी हो सकता है, दूसरा कारण ये भी है कि बीजेपी को भी ये लग रहा है और कांग्रेस वाले को भी कि कहीं ना कहीं मोदी को प्रोजेक्ट करते ही वोटों का ध्रुवीकरण होगा, और इस वजह से बीजेपी नहीं चाह रही है कि उनको प्रोजेक्ट किया जाए। जैसे ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, वोटों की ध्रुवीकरण की, मोदी के आने से वोटों का ध्रुवीकरण होगा और कांग्रेस जो है इसका फायदा उठाएगी, मुस्लिम वोट एक तरफ होंगे। लेकिन इसमें क्या बीजेपी का नुकसान है? बीजेपी की सीटें तो मोदी के आने से बढ़ती हुई देख रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल बढ़ती हुई देख रहे हैं, लेकिन प्रकाश समझना होगा कि गुजरात में भी ऐसा हुआ कि मुस्लिम मतदाता जो वहां का था, 34 सीटें थी जो मुस्लिम बहुल थी, उसमें 24 सीटों पे मोदी ने, इस समय मोदी की सरकार जो भाजपा बनी तो उसमें उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन सिर्फ गुजरात की बात थी, गुजरात का मुसलमान जो है उसमें भी अलग अलग वर्ग है, आप इसको पूरे देश के संदर्भ में नहीं समझ सकते। क्यों तो समर्थन ये भी देखने वाली बात है। हाँ, तकरीबन 25% आबादी मुसलमानों की है देश में, 200 लोकसभा सीटों पे वो अपना प्रभाव रखते हैं, तो सीटें जरूर बढ़ेगी, लेकिन आपको घटक दलों को साथ लेकर चलना होगा। इस समय क्षेत्रीय दलों का जो उभार हुआ है उसके बिना आप सेंटर में सरकार बनाएं, ये थोड़ा कठिन है। आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को गुजरात में लेट से भेजा गया। हम आपको बता दें कि मोदी भी है तो गुजरात से बाहर जहां जहां प्रचार करने को वहां से स्थिति नहीं है। हिमाचल में गए थे वहां भी। शिवांगी बहुत देर से शांत बैठी हुई हैं। शिवांगी, आपको लगता है दोनों चेहरे ही 2014 में आने वाले हैं या लड़ाई इन्हीं के बीच है? जी प्रकाश, राजनीतिक स्थितियों को देखकर तो यही लग रहा है कि हमारे पास प्रधानमंत्री के पद के लिए मोदी या राहुल गांधी ही उम्मीदवार हैं। बाकी क्या होने वाला है ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन अभी यही लगता है। क्योंकि हम देखते हैं मोदी का जैसे तानाशाही रवैया हमारे सामने झलकता है और जनता के सामने झलकता है, और राहुल की तरफ देखें तो उनका ढीलापन कहीं कहीं दिखता है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों के बीच कोई नया उम्मीदवार आएगा या फिर कौन बेहतर लग रहा है आपको इनमें से? कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है वो तो आगे पता चलेगा ऐसे, मतलब। लेकिन हाँ, और कौन सा उम्मीदवार आएगा ये भी दिख तो रहा नहीं है। अभी सिर्फ हमें दो चेहरे नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के। नितिन, मैं आपसे राहुल के बारे में कुछ पूछना चाहूंगी। राहुल पिछले 10 वर्षों से हैं, सांसद हैं, और अभी पिछले कुछ दिनों से वो उपाध्यक्ष भी हैं, जो कि दूसरी बड़ी पोस्ट है। और इतने समय में उनका कार्यकाल के बारे में आप क्या कहेंगे? यही तो बात है। दरअसल राहुल गांधी के साथ जो मुझे लगता है कि उन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है, वो एक जो कारण है वो है उनके साथ जुड़ा हुआ गांधी का नाम, क्योंकि वो सोनिया गांधी के बेटे हैं, और यही एक कारण है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा लोकसभा चुनाव 2009 लेकिन वो भी देखिए आप, अभी भी विधानसभा के चुनाव में राहुल की वजह से कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कांग्रेस की सीटें बढ़ी। कितनी बढ़ी है? 6 ही तो सीटें बढ़ी हैं ज्यादा से ज्यादा, वहां पे पार्टी फिर भी हारी है। और कांग्रेस में एक ये भी बड़ी दिक्कत है कि हाँ, सफलता अगर प्राप्त करेगी तो राहुल के सिर पे ताज जाएगा, उसकी सेहरा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर जो है वो राहुल को उस पर नहीं जिम्मेदार ठहराती, क्योंकि कहीं ना कहीं चापलूसी भी आएगी। इस इलेक्शन से पहले हम देख रहे हैं कि दोनों ही देश की बड़ी पार्टियों के जो प्रमुख नेता है, जिनका चेहरा ये लेकर चुनावी मैदान में आने वाले हैं, वो दोनों नेता मंचों का उपयोग कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था एसआरसीसी में नरेंद्र मोदी ने का वक्तव्य हमने सुना, सीआईआई में राहुल गांधी का सुना है, फिर हमने अभी कुछ दिनों पहले जब कल स्थापना दिवस थी बीजेपी की, तो उसमें हमने सुना है नरेंद्र मोदी को। आज फिक्की में नरेंद्र मोदी बोले हैं। दोनों ने मंचों की समझ को भी लेकर काफी ये दिखता है। ये मुझे ऐसा लगता है प्रकाश की मंच का जो उपयोग करने का एक इस समय चलन सा हो गया है, ये ज्यादा मोदी की वजह से हुआ है। कि देखिए कि शुरुआत उन्हीं के वहीं से हुई, और ऐसे ही जो जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट का भी मोदी हो या उनके समर्थक हो जिस तरीके से उपयोग करते हैं। एक सर्वे हुआ था तो उसमें बताया गया था कि जो मोदी के समर्थक इस समय फेसबुक वगैरह जितनी सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो एक ब्रेक लेना पड़ेगा, हम इस खबर पर बने रहेंगे, हमारी चर्चा जारी है, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। टीवी जर्नलिस्ट के लिए जरूरी है कैमरा फ्रेंडली होना, और आज हम आपको बताएंगे एंकरिंग और रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या जरूरी है।
अगर आप भी इनकी तरह टीवी जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो BAG नेटवर्क के मीडिया इंस्टीट्यूट आइजम्स में एडमिशन लें। Courses offered: Bachelor's in Mass Communication, Master's in Mass Communication, PG Diploma in Broadcast Journalism, PG Diploma in TV Production and Direction। एडमिशन के लिए संपर्क करें आइजोम्स FC23 सेक्टर 16A फिल्म सिटी नोएडा। मोबाइल नंबर 09958277022 08860022442। न्यूज जर्नलिज्म के लिए सबसे जरूरी है कैमरा फ्रेंडली होना और कॉन्फिडेंट रहना। अगर आप भी इनकी तरह टेलीविजन जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो BAG नेटवर्क के मीडिया इंस्टीट्यूट आइजम्स में एडमिशन लें। Courses offered: Bachelor's in Mass Communication, Master's in Mass Communication, PG Diploma in Broadcast Journalism, PG Diploma in TV Production and Direction। एडमिशन के लिए संपर्क करें आइजोम्स FC23 सेक्टर 16A फिल्म सिटी नोएडा। मोबाइल नंबर 09958277022 08860022442। अगर आपकी आंखों में है एक्टर बनने के सपने, आवाज में भरना चाहते हैं जादू, है जोश एक कामयाब डांसर बनने का, So come and join ISMS, Indian Television Academy School of Performing Arts. Admissions open at ISMS, ITA, Delhi NCR, Film City, Noida. I want to wish ISMS, ITA, School of Performing Arts all the best. You're doing a great job. God bless you. ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है आइजोम्स के इस स्पेशल सेशन में। हमारे साथ बने हुए हैं आइजोम्स के ही छात्र अंकित मुटरेजा, नदीम अनवर, शिवांगी गोयल, रौनक राज और मेरी सहयोगी अनुप्रिया भारद्वाज। अंकित, जहां पे मैं था वहीं से शुरुआत करता हूं। दोनों में मंचों की समझ को लेकर काफी असमंजस दिखता है, या राहुल कई बार मंच का उपयोग सही तरीके से कर नहीं पाते। उस दिन CII में देखा हमने, वो काफी राजनीतिक हो गए। फिक्की में आज हमने देखा कि महिलाओं का वो औद्योगिक एक ग्रुप है, वहां जाके मोदी ने महिला सशक्तिकरण की बात की। दोनों में समझ में अंतर दिखता है क्या आपको? बिल्कुल ऐसा तो है ही प्रकाश की मोदी जब किसी मंच से बयान देते हैं तो थोड़ा और परिपक्व लगता है, लोग कनेक्ट करते हैं खुद को। राहुल गांधी को लेकर, उनके बयान को लेकर लोग अभी इतने भी गंभीर नहीं थे जितना कि अभी उन्होंने उद्योग परिसंघ के मंच से कहा। पिछली बार से काफी कॉन्फिडेंट दिखे, विश्वसनीय दिखे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है ना कि आप मंच से खड़े होकर सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करें, आप कहें कि ग्राम पंचायतों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं, लेकिन जब भूमि अधिग्रहण की बात आए तो सरकार और कॉरपोरेट की साठगांठ करके किसानों की जमीन छीन ली जाए, तो आपको तय करना होगा कि आपको सिर्फ भाषण देना है या जमीनी धरातल पे भी आपको कोई काम करना है। समस्याएं ज्यादा गिनवाई, सुझाव कम दिए गए। सवाल ये उठ रहा है, पिछले 10 साल से आपके पास सरकार है तो आपको काम करना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि हमने ये काम किया और ये काम हमको करना है। और जिस सिस्टम को लताड़ रहे हैं वो आपके बड़ों की देन है। आप पार्टी में नंबर 2 हो, अगर आप चाहोगे कि जितनी भी बातें आपने बताई तो उसमें सुधार करके आप दिखाओ, न कि सिर्फ भाषण दो। पहली नजर में राहुल और मोदी में क्या मौलिक अंतर दिखता है आपको, क्या समझ में आता है? गुजरात के अंदर मोदी काम करके दिखाए हैं, मोदी के विरोधी हो या पक्ष के लोग हो जो उनकी बात करते हैं, सबका यही मोदी के साथ बड़ी सारी बातें हैं जो मोदी से जुड़ी हुई है, लेकिन विकास कहीं न कहीं उन्होंने किया है। लेकिन बात जहां तक राहुल की रही, राहुल ने मौका नहीं ली, मौका तो उनको बहुत मिला लेकिन उसका फायदा उन्होंने नहीं उठाया। उनको चाहिए था कि मंत्रिमंडल में शामिल होके कुछ काम करके दिखाए ताकि तब जाके उनकी प्रधानमंत्री पद के लिए। अभी तो फिलहाल मोदी ने महिलाओं के लिए कुछ बोला है, लेकिन बात अगर हम करें 16 दिसंबर की घटना की, तो उस वक्त ना तो मोदी ने कोई बयान दिया, ना ही राहुल ने अपनी कोई प्रतिक्रिया जाहिर की। बिल्कुल उस समय मोदी नहीं बोले। और आपको याद होगा कि सुनंदा पुष्कर को लेके मोदी क्या बोले थे, तो उस समय सुनंदा पुष्कर भी तो एक महिला थी। तो आप यहाँ पे आके भाषण दे रहे हो, बोल रहे हो माँ बहन के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, तो सुनंदा पुष्कर भी तो किसी की माँ और बहन है। तो कहीं ना कहीं कथनी करनी में अंतर हमारे राजनेताओं में है और मोदी और राहुल भी इससे अछूता नहीं है। अच्छा, लेकिन नदीम कई बार हम देखते हैं मोदी सीधे कनेक्ट कर जाते हैं लोगों से। आप अगर लाइव सुन रहे हो उनको, आप हट नहीं सकते उनको। राहुल कई बार कनेक्ट नहीं कर पाते क्या? ये बात तो है। खैर मोदी के साथ बहुत ही चालाक और चतुर, जो कहते हैं ना, एक असली राजनेता, और हकीकत में थोड़ा ऐसा ही होना चाहिए। मतलब जवाब वो इस तरीके से दे। कुपोषण पे जहां बात आई, तो अगर कुपोषण की जो समस्या गुजरात में बच्चों के साथ है, लेकिन उनका बयान आता है कि जो लड़कियां हैं वो दूध पीने से बचती हैं, 0 साइज वो चाहती है, इस तरीके के बयान तो ये बहुत ही चतुराई से खेलते हैं। और जहां तक बात है राहुल गांधी की, तो उनमें जो एक सबसे बड़ी दिक्कत वो यही है कि उन पर अनुभव नहीं है। दूसरा, कहीं ना कहीं वो लगता है कि हाँ वो राजनीति जो है दबाव में ही आए, क्योंकि
उनके बारे में भी एक कयास लगाए जा चुके हैं कि हाँ राहुल गांधी भी जो है कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे। कई बार जो मतलब अपनी विजन रखने की बात होती है उसमें भी राहुल कई बार विश्वास नहीं लगते या नहीं दिखते। उनको बातें कर जाते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जिस प्रयोग की बात की सीआईआई में कि हमने ये प्रयोग करके देखा है, यूथ कांग्रेस में आज भी बड़े नेताओं के बच्चे आ रहे हैं आगे, तो वो प्रयोग तो काफी सफल रहा नहीं। फिर किस प्रयोग की बात करते हैं राहुल और कैसे समझे लोग? यही जब प्रकाश आपने पिछली बार सवाल पूछा था तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि शायद राहुल गांधी को सुन के कभी कभी ऐसा लगता है कि वो केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से आलोचना कर रहे हैं। तो हो सकता है कि संगठन और सरकार के बीच में एक टकराव बनाने की एक टकराव बनाता हुआ हमें दिखाया जा रहा हो, खेल खेला गया। और बहुत सी चीजें हैं, मोदी पर भी बात होनी चाहिए। मोदी ने खूब विकास किया गुजरात में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लोकायुक्त के विकास का पैमाना पर क्या चर्चा हो सकती है, लेकिन लोकायुक्त को लेकर जो मोदी ने किया वो शक्ति विहीन लोकायुक्त है एकदम, कि आप जो है लोकायुक्त को नियुक्त करने के पैनल में आप प्रमुख रहेंगे। विधानसभा में पटल पर लोकायुक्त की जो रिपोर्ट है वो रखी जाएगी, लेकिन उस पर चर्चा हो जरूरी नहीं। आपका कोई अधिकारी अगर किसी आरोप में दोषी पाया जाता है तो उस पर जांच चलेगी या नहीं चलेगी, राज्य सरकार फैसला करेगी। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है कि एक मतलब जैसे एक तरफ तो युवराज, कांग्रेस के युवराज जिनके पास राजनीतिक विरासत है, इंदिरा गांधी, नेहरू, फिर राजीव गांधी, इनकी मां खुद, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, दोनों की समझ में काफी अंतर दिखता है। देश वाकई में लगता है कि ये दोनों आगे बढ़ा पाएंगे, लड़ाई इनकी है, या फिर मुलायम सिंह जो भविष्यवाणी कर रहे हैं तीसरे मोर्चे की उसकी कोई संभावना? अभी तक जब तीसरे मोर्चे की सरकार बनी है तो कोई भी सरकार अस्थायी नहीं रही है, जैसा कि हम सबने देखा। तो हमको नहीं लगता कि तीसरा मोर्चा की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तो उसमें बीजेपी या कांग्रेस दोनों का सहयोग चाहिए होगा। बात रही पीएम बनने की, तो अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इधर से राहुल गांधी पीएम बनेंगे। हमारे पास समय इतना ही है रौनक, माफ करूंगा आपको। एक बात तो तय है कि लड़ाई इन दो चेहरों को लेकर है, लेकिन दोनों ही पार्टियां सीधे दांव लगाने से बच रही हैं। चुनाव 2014 में होंगे या इससे पहले, ये भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है इसका बहुत वृहद रूप लेती जा रही है, लेकिन समय की कमी को देखते हुए हमें इस वक्त यहीं पर इसको रोकना होगा, विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।